देखो, इसरो का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत से जितने भी मिशन स्पेस में भेजे जाते हैं, चाहे वो चंद्रयान हो चाहे मंगलयान हो, तो ये सब इसी का काम होता है। और ये हर एक देश की अपनी अलग अलग होती है, जैसे कि अमेरिका की नासा, या फिर जापान की जाक्सा, या फिर रशिया की रोसकॉस्मोस। देखो, इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेपुटेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई देश या तो कोई परमाणु परीक्षण करता है या फिर कोई स्पेस में मिशन भेजता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी इसरो के खिलाफ, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, रशिया भी शामिल था और बाकी यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल थे। और जब ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर आज तक सिर्फ मात्र 2 ही बार ऐसा दाग लगा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ है। ये हुआ, पहला केस हुआ था इसमें एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया का। इसके ऊपर तो मैं खैर पहले भी वीडियो बना चुका हूं। और दूसरा हुआ था नंबी नारायण का केस। आप लोगों ने आजकल ये नाम काफी सुना होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 1 जुलाई को इसके ऊपर एक मूवी आई है रॉकेटरी नाम से। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप जरूर देखिएगा। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि आखिरकार नंबी नारायण का केस है क्या। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता था, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि मतलब 50 दिन तक जेल के अंदर रहा और बाद में उसको हमने पद्म भूषण दे दिया। तो आखिर ऐसा क्या था, इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने एक टर्म यूज की, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो आखिरकार ये होती क्या है? तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ रॉकेट के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि ये एक रॉकेट है, तो हम लोगों को तो ये पूरा इतना दिखाई देता है कि भाई ये रॉकेट है, ये हवा में जा रहा है। लेकिन होता क्या है इसमें कि इसमें जो इंसान बैठते हैं, जो साइंटिस्ट बैठते हैं, वो यहाँ नीचे नहीं, वो सिर्फ एक ऊपर इतनी स्पेस होती है उसमें बैठते हैं, जिसे हम कहते हैं पेलोड। तो ये पूरा रॉकेट है, तो इसमें इंसान भी बैठते हैं, फ्यूल भी होता है, कंबशन भी होता है, ऑक्सीडाइजर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद ही पूरा एक रॉकेट बन के तैयार होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें 70% जो स्पेस रिक्वायरमेंट होती है वो फ्यूल की होती है। बाकी 30% में सामान होता है, इंसान होते हैं, ये सब होता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसे हम पेलोड कहते हैं, जिसमें कि जो खाने पीने का सामान या जितना भी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, या जो इंसान साइंटिस्ट इसमें जाते हैं, तो वो ऊपर बैठा करते हैं, यहाँ जो उसका कैप होता है। और जो इतना 70% पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें कि हमारा ऑक्सीडाइजर होता है, हमारा फ्यूल होता है, और जो कंबशन के बाद जो हमारी गैस निकलती है वो नीचे फिन और नोजेस होती हैं। तो ऐसे हमारा पूरा तैयार होता है एक रॉकेट। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि इस पूरे रॉकेट के अंदर फ्यूल का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसे हम प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। तो इसी को कम करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा था या जिसके ऊपर काम चल रहा था, उसका नाम है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। इसका साधारण शब्दों में मतलब इतना है कि लिक्विड और गैस जो फ्यूल है वो ज़्यादा स्पेस लेता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम सॉलिड में उस फ्यूल को लेके जाएं तो वो जलेगा नहीं। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इतना ज़्यादा बिलो टेम्परेचर तक लेके जाया जाए, यानी कि -150 डिग्री तक, कि मतलब ये सॉलिड में भी कन्वर्ट ना हो और लिक्विड और गैस फॉर्म में भी रहे, जिससे कि जल भी जाए, और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो जल नहीं पाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ सबसे पहले जहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी वो था अमेरिका। उसके बाद धीरे धीरे चाइना, यूरोप, रशिया, लास्ट में 1987 में रशिया ने इंट्रोड्यूस किया था इसे अपने रॉकेट के अंदर। अब उसके बाद बारी थी इंडिया की, कि इंडिया को भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि मतलब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया में आए। तो इंडिया ने क्या किया, बाहर के जितने भी देश थे उनसे बात करनी शुरू करी। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जब भारत रशिया से मांगने गया तो उसने मांगे 235 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी तरफ जब हम गए अमेरिका के पास तो उसने मांगे लगभग 950 करोड़ रुपए। इसके अलावा जब हम बाकी देशों के पास गए, उनमें से किसी ने बोला 650 करोड़ रुपए। तो साफ सी बात है कि जब जिसने 235 करोड़ मांगे हैं रशिया ने, तो हम तो उससे ही खरीदेंगे। और ये बात है 1992 की, क्योंकि 1992 में रशिया ही नया देश बन के निकला था, पहले तो यूएसएसआर था। तो हमने ये डील करी कि हम रशिया से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। लेकिन ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका ये चाहता था कि ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत हमसे खरीदे। अब 950 करोड़ रुपए में जो चीज़ हमें 235 करोड़ में मिल रही है, हम क्यों उसको 950 करोड़ में खरीदेंगे। तो उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव।
और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश, और रशिया के जो राष्ट्रपति थे वो थे बोरिस येल्टिन। तो बात यहाँ पर सॉल्व तब हुई जब इंडिया ने ये कहा कि आप हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, मत दीजिए, लेकिन आप हमें 4 इंजन तो दे सकते हो जो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हों, ताकि हम अपने इसरो के अंदर उसको यूज कर पाएं। तो रशिया इस एग्रीमेंट पे राजी हो गया, लेकिन अमेरिका अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि अमेरिका को ये बात पता लग गई कि मतलब इन लोगों ने बाईपास ढूंढ लिया है उसका। क्योंकि अमेरिका ये बात जानता था कि अगर ये टेक्नोलॉजी या फिर इस टेक्नोलॉजी से बने हुए इंजन भारत गए तो भारत के साइंटिस्ट इतने तेज हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि इसको पूरा खोल के देख लेंगे और उसका खुद का ब्लूप्रिंट बना लेंगे। और ये बात सच भी है कि इंडियंस होते हैं मेहनती। तो भारत के अंदर जब ये इंजन लाए गए, इस इंजन को पूरा खोलने का काम और इसका ब्लूप्रिंट बनाने का काम जिस कंपनी को दिया गया उसका नाम था कैलटेक, जो कि केरला बेस्ड एक कंपनी थी। तो जब ये सारा काम हो गया, उस वक्त इसके सीनियर साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था नंबी नारायण। तो नंबी नारायण इसरो के अंदर क्रायोजेनिक के सबसे बड़े सीनियर साइंटिस्ट बताए जाते हैं उस वक्त के। तो अब यहां पर आता है ट्विस्ट। हुआ क्या कि केरला के अंदर से एक मालदीव्स की रहने वाली, जिसका नाम था मरियम राशिदा, ये महिला के पास कुछ ब्लूप्रिंट मिले थे और इसने ये दावा किया कि ये ब्लूप्रिंट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो आपने क्रायो इंजन रशिया से मंगाए हैं, उसके बाद कैलटेक कंपनी ने जो इसको खोल के इसके ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं, ये उसकी कॉपी है और इसको लेके मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और इसके बाद ये पाकिस्तान से अमेरिका जाएंगे। अब ये उसके खुद के वर्ड्स थे। उसके बाद केरला पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी जांच पड़ताल के नंबी नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया इसमें। ये बात है लगभग 1994 की। और उसके बाद लगभग 50 दिन तक यहाँ पर नंबी नारायण को जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया और सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद यहाँ पर उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। लेकिन बाद में 1996 के अंदर उनके ऊपर लगे हुए जितने भी चार्जेस थे वो सब हटा दिए गए, क्योंकि वो सब गलत थे और जो वो जितने भी ब्लूप्रिंट मिले थे उस मालदीव्स की महिला के पास वो भी फेक थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो नंबी नारायण की जितना भी पूरा करियर उन्होंने बनाया था इसरो के अंदर, ये भारत की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर, उनके ऊपर देशद्रोही का थप्पा लग गया था। तो इसको देखते हुए नंबी नारायण ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला देते हुए केरला गवर्नमेंट से ये कहा कि आपको यहाँ पर 50 लाख का कंपेंसेशन देना होगा, लेकिन नंबी नारायण की यहाँ पर डिमांड थी कि वो उनको 1 करोड़ का कंपेंसेशन चाहिए। और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जिन पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उनको टॉर्चर किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये बात भी मान ली थी। तो ये मुद्दा चलता रहा, उसमें कोई फैसला आया नहीं। 2014 में जाके जब एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पर आई, उसके बाद जाके यहाँ पर नंबी नारायण को अपना जस्टिस मिला और लगभग लास्ट में यहाँ पर केरला गवर्नमेंट को लगभग 1.3 करोड़ रुपए नंबी नारायण को देने पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर 50 लाख रुपए देने पड़े। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो जस्टिस था वो चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिला। उनका ये था कि जब उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तब इसरो का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके साथ खड़ा हो। तो उन्हें सबसे ज़्यादा निराशा इसी चीज़ से हुई थी। और उसके बाद 2019 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? मेन बात आती है कि जो टेक्नोलॉजी भारत को 1992 के अंदर मिलनी थी उसका सक्सेसफुल परीक्षण भारत ने किया 2014 के अंदर, यानी कि लगभग 22 से 23 साल बाद। तो यानी 20 साल तो हम पहले ही पीछे हो गए। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जो कि भारत के खिलाफ रची गई थी कि भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड रॉकेट ना बना सके। ये नंबी नारायण को फंसाने के लिए बाहर के देशों से इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी बनाई गई थी ताकि भारत सक्षम ना हो सके। तो कैसी लगी ये वीडियो? होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।